गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पिछली क्लास में आपकी बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी HSAB सिद्धांत, HSAB हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस अपन पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी के जो अनुप्रयोग थे उनमें से 4 अनुप्रयोग देख लिए थे और लास्ट पांचवा अनुप्रयोग बच रहा था। उसके बारे में बताया था कि आपका जो 5th अनुप्रयोग है वो था आपका जल अपघटन। इससे पहले अपन ने जो अनुप्रयोग पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जो आपके संक्रमण धातुएं हैं वो विषाक्त हो जाती है, यानी धातुओं के उत्प्रेरकीय गुणों के बारे में पढ़ा था कि जो धातुएं आपके उत्प्रेरकीय गुण रखती हैं उनके उत्प्रेरकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। यहाँ से इक्वेशंस भी बना हुआ है जो मैंने पहले 4th पॉइंट पढ़ाया था आपको, किसका, HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोगों का 4th पॉइंट क्या था कि धातु उत्प्रेरकों की विषाक्तता। वहां से इक्वेशन बना हुआ था कि क्या कारण है कि क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में 2 या 3 बार रिपीट है, 2017, 18 और 19 में रिपीट है। इससे पहले 2014 में भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। क्या कारण है कि पीटी पीडी, क्या कारण है कि पीटी पीडी दोनों ही मेटल्स है, ये दोनों धातुएं CO लिगेंड, कार्बोनिल लिगेंड या वह आर्सेनिक लिगेंड वह फोस्जिन आपके जो लिगेंड्स हैं उनके द्वारा क्या हो जाती है, विषाक्त हो जाती है। तो पूछा हुआ है क्या कारण है कि पीटी व पीडी धातुओं का उत्प्रेरकीय गुण या ये धातुएं विषाक्त हो जाती है, किसके द्वारा, कार्बोनिल लिगेंड व आर्सेनिक लिगेंड द्वारा। समझाइए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने ये बता दिया है। आगे आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट अनुप्रयोग है वो है आपका जल अपघटन। तो देखिए जल अपघटन को अपन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत द्वारा कैसे इजीली समझ सकते हैं। कैसे जल अपघटन, कौन से कंपाउंड्स का या कौन से संकुल यौगिकों का आप जल अपघटन इजीली करवा सकते हो, किसके अनुसार, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत के अनुसार। तो देखिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे कोई मान लो आपकी धातु है लिथियम आयोडाइड का कोई कंपाउंड है, आपका लिथियम आयोडाइड का यौगिक है, इसका अपने को क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। ठीक है, क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। एग्जाम में इस पॉइंट से भी क्वेश्चंस बना हुआ है, पूछा हुआ है इसी के बारे में, लिथियम आयोडाइड के बारे में ही एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो मैंने पहले भी बताया था कि आपके हर अनुप्रयोग से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आपके 6-7 अनुप्रयोग है, उन अनुप्रयोगों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन अनुप्रयोगों में मैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को शामिल कर रहा हूं जो आपसे एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कारण है कि, या समझाइए क्यों लिथियम आयोडाइड का जल अपघटन हो जाता है जबकि लिथियम फ्लोराइड का जल अपघटन नहीं होता। क्यों? तो ये आपको क्या करना है, समझाना है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझाइए क्यों लिथियम आयोडाइड का जल अपघटन हो जाता है जबकि लिथियम फ्लोराइड का नहीं होता। तो अपन लिथियम आयोडाइड के रिएक्शंस करवाते हैं सबसे पहले किससे, वाटर से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन उतार लीजिए। हो गया, चलो देखिए
इसमें क्या होगा, जो लिथियम आयोडाइड है उसकी अपन ने वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शंस करवाई। तो देखिए अभी जो लिथियम आयोडाइड है वो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शंस करेगा या नहीं करेगा। दूसरी रिएक्शन क्या आती है अपनी, दूसरी रिएक्शन थी आपकी लिथियम फ्लोराइड को अपने को जल अपघटन करवाना, यानी लिथियम फ्लोराइड की अभिक्रिया जल से करवानी है। तो किसका जल अपघटन करवाना है अपने को, एक तो करवाना है आपका लिथियम आयोडाइड का जल अपघटन करवाना है और एक लिथियम फ्लोराइड का अपने को क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। क्लियर। देखिए एक मिनट देखो, अब जब भी आपको जल अपघटन करवाना हो, चाहे लिथियम आयोडाइड हो चाहे लिथियम फ्लोराइड हो या और भी कोई दूसरा कंपाउंड हो, जल अपघटन की क्रिया करवाने के लिए आपको सबसे पहले इन कंपाउंड्स के अंदर जो लिथियम धातु है, आपकी आयोडीन धातु है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इन एटम्स का नेचर पता होना चाहिए। नेचर से मेरा मतलब है इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड आपका हार्ड एसिड है या सॉफ्ट एसिड है, यानी लिथियम हार्ड एसिड होगा या सॉफ्ट एसिड होगा। आपका आयोडीन है ये आपका हार्ड बेस होगा या सॉफ्ट बेस होगा, या वाटर मॉलिक्यूल सॉफ्ट एसिड होगा, सॉफ्ट बेस होगा या सॉफ्ट। जैसा कहने का मतलब ये है कि इनका आपको नेचर पता होगा तो आप इजीली से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। अभी तक अपन ने पिछले जो 4 अनुप्रयोग पढ़े उन अनुप्रयोगों में भी अपने को ज़्यादातर चीज़ें यही देखने को मिल रही थी कि अपने को जो एसिड बेस का क्लासिफिकेशन है, अगर उनका नेचर पता है तो अपन इजीली से क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो देखिए जो लिथियम धातु है, ये लिथियम धातु का नेचर कैसा है आपको पता है। जो लिथियम धातु है वो होती है आपकी हार्ड एसिड की कैटेगरी में, अपन ने इसको रखा था। किस कैटेगरी में रखा था, हार्ड एसिड की कैटेगरी में, हार्ड एसिड। और आपका आयोडीन है वो होता है आपका सॉफ्ट एसिड, सॉरी सॉफ्ट बेस। आयोडीन क्या होता है, सॉफ्ट बेस। क्लियर यहाँ तक, क्या है ये, सॉफ्ट बेस है। अब वाटर मॉलिक्यूल पे ले आओ, H2 का जल अपघटन करवाएंगे तो H2 किस में टूटेगा, H पॉजिटिव में और OH माइनस में। जल अपघटन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सॉरी H2 मॉलिक्यूल्स को अपन किस में तोड़ते हैं जनरली, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। तो H पॉजिटिव तो क्या होगा आपका, यहाँ पे ये H पॉजिटिव का नेचर जो प्रोटॉन धनायन है, H प्लस को अपन ने किस श्रेणी में रखा था, हार्ड एसिड की श्रेणी में। तो ये क्या होगा आपका हार्ड एसिड, हार्ड एसिड। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। और आपका OH था, OH किस श्रेणी में था, OH था हार्ड बेस की श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में था, हार्ड बेस की श्रेणी में। तो ये है आपका हार्ड बेस, हार्ड बेस। क्लियर, क्लियर है। चलो अब देखो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत क्या कहता है। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत कहता है कि हार्ड से मिलकर बना हुआ कंपाउंड क्या होगा आपका, स्टेबल होगा। तो देखिए लिथियम हार्ड एसिड है, यहाँ पे H पॉजिटिव हार्ड एसिड है, ठीक है। और ये है आपका सॉरी आपका OH माइनस क्या है, हार्ड बेस है। तो हार्ड एसिड किससे रिएक्शन करेगा, हार्ड एसिड जो आपका लिथियम है वो किससे रिएक्शन करेगा, हार्ड बेस से। क्योंकि अभी तो प्रेजेंट अवस्था में इसके पास आयोडीन है जिसका नेचर क्या है, सॉफ्ट है। वो क्या है आपका सॉफ्ट बेस है। आई बात समझ, तो सॉफ्ट बेस है तो ये अभी प्रेजेंट अवस्था में क्या है, ये अनस्टेबल है। क्या है ये, अनस्टेबल है, ठीक है। क्लियर, क्या है ये, अनस्टेबल है। अब देखो हार्ड एसिड किससे रिएक्शन करेगा, किससे बॉन्ड बनाने को प्राथमिकता देगा, हार्ड बेस को। तो क्या बनेगा आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ में, यानी लिथियम OH के साथ जुड़ने को प्राथमिकता देगा। क्यों, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, हार्ड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बना हुआ कंपाउंड हार्ड एसिड, और ये हो गया आपका हार्ड
बेस और बना हुआ कंपाउंड क्या है, स्टेबल है। ठीक है, क्लियर इतना। और दूसरा क्या बनेगा आपका, आयोडीन और बचा हुआ H, ये सॉफ्ट है और ये भी क्या है आपका, सॉफ्ट है। बट ये जो इसकी रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी है OH के साथ आयोडीन की तुलना में ज्यादा है, तो बना हुआ दूसरा कंपाउंड क्या होगा आपका, HI होगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है कि आपका लिथियम आयोडाइड H2O में क्या है, जल अपघटित हो जाता है, H2O के साथ वियोजित हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट अवस्था में ये अनस्टेबल कंडीशन में है। बाद में जो आपका बनेगा कंपाउंड वो क्या होगा, स्टेबल होगा। आई बात समझ में, क्लियर। तो आपके लिथियम आयोडाइड का जल अपघटन पॉसिबल है। ठीक है, अब नीचे वाले की बात करते हैं, नीचे वाले रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। देखिए देखिए जो यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड है, ये क्या है आपकी लिथियम धातु है, हार्ड एसिड, हार्ड एसिड। और जो फ्लोरीन धातु है, सॉरी फ्लोरीन लिगेंड है, ये क्या है आपका, हार्ड बेस, हार्ड बेस। ठीक है, तो जो लिथियम फ्लोराइड बना हुआ कंपाउंड किससे, लिथियम फ्लोराइड किस किस से मिलकर बना हुआ है, हार्ड एसिड से और हार्ड बेस से। तो देखो ये दोनों का नेचर ही हार्ड एसिड और हार्ड बेस का है, तो ये कंपाउंड पहले से ही ऑलरेडी क्या है आपका, स्टेबल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, स्टेबल फॉर्म में। आई बात समझ में, ये पहले से ही क्या है, पर्याप्त ज्यादा, पहले से ही पर्याप्त अवस्था में स्टेबल है, तो ये क्या करेगा, H2O के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और आपका H2O में क्या होगा, सॉरी H2O के साथ जल अपघटन की क्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा, मतलब इसमें जल अपघटन होगा, इसका जल अपघटन नहीं होगा, यानी ये आपके वाटर मॉलिक्यूल में वियोजित नहीं होगा, जल में वियोजित नहीं होगा, तो इसका जल अपघटन पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में। तो कौन से कंपाउंड आपके जल अपघटित होंगे, कौन से कंपाउंड जल अपघटित नहीं होंगे, इसका आप इजीली पता कर सकते हो, किसके अनुसार, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत के अनुसार। तो ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, यानी इसका जल अपघटन नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या कि लिथियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड में से कौन सा कंपाउंड का जल अपघटन होगा और कौन से का नहीं होगा, समझाइए, तो आप इजीली अब बता सकते हो। ठीक है, फटाफट से इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ठीक है। आगे आपका 6 पॉइंट है, 6 अनुप्रयोग है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत का, वो है हेलोजनों का आपेक्षिक सामर्थ्य या अम्ल सामर्थ्य भी इसको बोल सकते हैं। हेलोजनों का आपेक्षिक सामर्थ्य, देखिए छठा अनुप्रयोग है आपका हेलोजनों का आपेक्षिक सामर्थ्य।
ठीक है। देखिए हेलोजनों के आपेक्षिक सामर्थ्य से हेलोजनों के आपेक्षिक सामर्थ्य को भी अपन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत के द्वारा समझ सकते हैं या इसकी व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। या अपन कह सकते हैं हेलोजनों का अम्ल सामर्थ्य भी बोल सकते हैं अपन को। हेलोजनों के इसके द्वारा अपन हेलोजनों के अम्ल सामर्थ्य की भी क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो देखिए क्या है आपका, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बनता है कि हेलोजनों के आपेक्षिक सामर्थ्य की व्याख्या कीजिए। तो आपेक्षिक सामर्थ्य की बात करते हैं। तो देखिए जो भी आपके जितने भी हेलोजन्स हैं उनकी कठोरता का क्रम आपको पता ही है कि अगर आपका कंपाउंड का एटॉमिक नंबर कम है, यानी जैसे हेलोजन्स क्या है आपके, हेलोजन्स का बता रहा हूं मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जनरली आपके हेलोजन यही है, ठीक है। तो इनके आपेक्षिक सामर्थ्य की व्याख्या अपन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत द्वारा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे ये चीज देखिए। तो हेलोजन्स है, हेलोजनों की कठोरता का आपका जो क्रम है, घटता हुआ क्रम क्या होगा आपको पता है, जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी और आकार जितना ज्यादा कम होगा वह हेलोजन परमाणु आपका उतना ही अधिक कठोर क्षार होगा। क्लियर है, पता है ये चीज आपको। तो देखिए हेलोजनों की कठोरता का घटता हुआ क्रम क्या होगा, ये लो, यानी सबसे ज्यादा कठोर क्षार होगा वो क्या होगा आपका फ्लोरीन परमाणु होगा, फिर क्लोरीन परमाणु होगा, फिर ब्रोमीन परमाणु होगा और फिर आयोडीन परमाणु होगा। आई बात समझ में, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये तो हो गया किसका, हेलोजनों की कठोरता का घटता हुआ क्रम, हेलोजनों की कठोरता का घटता हुआ क्रम। सॉरी एक मिनट उल्टा कर दिया। इस क्रम में आपकी कठोरता क्या हो रही है, घट रही है। वापस चेंज कर लेना भाई, एरो गलत लग गया था। तो हेलोजन सबसे कम कठोर कौन होगा आपका, आयोडीन होगा। कठोरता का घटता हुआ क्रम वो बढ़ता हुआ क्रम था। जो पहले अरेंज कैसे किया था अपन ने वो अलग था। कठोरता का घटता हुआ क्रम क्या है कि सबसे ज्यादा कम कठोर कौन है आपका आयोडीन, सबसे ज्यादा कठोर कौन होगा आपका फ्लोरीन परमाणु, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। क्लियर है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे ज्यादा कठोरता किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, फिर आयोडीन की होगी। तो कठोरता का घटता हुआ क्रम आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब सुनो रीजन क्या अपन पढ़ गया है, हेलोजनों का अपेक्षिक सामर्थ्य या अम्ल सामर्थ्य, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है हेलोजनों के अम्ल सामर्थ्य की व्याख्या कीजिए या हेलोजनों का अपेक्षिक सामर्थ्य को समझिए। अब सुनो कठोरता का क्रम तो ये हो गया। अब जो आपका H+ है, हाइड्रोजन धनायन है या प्रोटॉन धनायन है, उसके संयोग करने का ऑर्डर क्या होगा, यानी जो H+ परमाणु है आपका, H+ परमाणु है, ये H+ परमाणु कैसा है आपका, हार्ड एसिड है। क्या है, हार्ड एसिड है। एक मिनट, हार्ड एसिड है, ठीक है। तो देखो ये हार्ड एसिड है, कौन, H+ परमाणु। तो हार्ड एसिड किसके साथ संयोजित होने को प्राथमिकता देगा, अकॉर्डिंग टू HSAB थ्योरी को याद करो आप। H+ हाइड्रोजन धनायन क्या होता है, ये आपका हार्ड एसिड है। H+ क्या है आपका, हार्ड एसिड है, पता चल गया आपको हार्ड एसिड है। तो अपन क्या कहते हैं, हार्ड एसिड उसी के साथ
जुड़ेगा जिसका नेचर भी क्या हो, हार्ड हो, कठोर हो, तो ये कठोर आपका अम्ल है, तो कठोर क्षार से जुड़ने को प्राथमिकता देगा। और इसमें आपका जो हाइड्रोजन जुड़ेगा सबसे ज्यादा पहले किसके पास जाके बॉन्डिंग बनाएगा, वो बनाएगा आपका फ्लोरीन के पास। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का नेचर क्या है, कठोर है। फ्लोरीन कंपैरेटिवली हेलोजनों में सबसे ज्यादा हार्ड है। क्यों? एटॉमिक साइज कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आकार कम और विद्युत ऋणता ज्यादा है, ये कठोर है। और अपन ने क्लासिफिकेशन में भी फ्लोरीन परमाणु को, F- परमाणु को आपके कठोर क्षारों में ही क्या किया है, अरेंज किया है। ठीक है, तो H+ के साथ बॉन्डिंग करने का क्रम भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे पहले H किसके साथ जाके जुड़ेगा, H किसके पास जाके जुड़ेगा, फ्लोरीन के पास। तो H+ के जुड़ने का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो H+ के साथ घटता हुआ क्रम भी क्या है आपका, यही है। यानी जो H परमाणु है वो सबसे पहले बॉन्डिंग होगी तो किसके साथ होगी, फ्लोरीन परमाणु के साथ। क्यों? क्योंकि इसका नेचर कठोर है। तो सबसे पहले H+ किसके पास आके बॉन्डिंग करेगा, बंध बनाएगा, फ्लोरीन के पास, तो क्या बनेगा HF, फिर क्लोरीन के पास तो क्या बनेगा HCl, फिर ब्रोमीन के पास तो क्या बनेगा आपका HBr, और फिर किसके साथ आके जुड़ेगा, आपका आयोडीन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, आपका HI बनेगा। क्लियर है? ठीक है, ये ऑर्डर हो गया आपका H+ का जुड़ने का ऑर्डर भी इसी क्रम में क्या होगा, घटेगा। सबसे पहले इसके पास, फिर घटता सबसे कम इसके पास जाने की टेंडेंसी होगी किसकी, H+ की, क्योंकि इसका नेचर क्या है, सॉफ्ट बेस है, और जबकि H+ क्या है आपका हार्ड एसिड है। तो हार्ड वाला किसके पास ज्यादा पहले जाके जुड़ेगा, हार्ड के पास जुड़ेगा। ठीक है, ये चीज किसके अनुसार कर रहे हैं अपन, पियर्सन के अनुसार। आगे देखिए, अब देखो, अब मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका H+ है उसके वियोजित होने की टेंडेंसी या जलीय विलयन में H+ देने की टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा होगी। आई बात समझ में? तो देखो, ये तो घटता हुआ क्रम है, तो आपका H+ प्रोटॉन धनायन देने का या H+ देने का, या एसिडिक नेचर कह सकते हैं अपन इसको, अम्लता का क्रम, अम्लता का क्रम कह सकते हैं, या H+ देने का क्रम कह सकते हैं, वो क्या होगा, वो इसी क्रम में क्या होगा, बढ़ेगा। ये दोनों क्रम तो क्या है, घट रहे हैं, लेकिन जो H+ का नेचर है, यानी H+ के जलीय विलयन में वियोजित होने की जो टेंडेंसी होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, HI की होगी। क्यों? क्यों वियोजित होगा, क्योंकि इसका नेचर क्या है, ये है आपका सॉफ्ट बेस, और H+ क्या है आपका, चार्ज देखिए तो इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, ये क्या है आपका हार्ड एसिड। तो हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस से मिलकर बना हुआ कंपाउंड क्या है आपका, अनस्टेबल है। तो सबसे पहले फटाफट वियोजित कौन होगा, HI होगा, और H+ का डोनेशन कर देगा। तो अम्ल सामर्थ्य अपन क्या कह सकते हैं, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर या अम्ल सामर्थ्य कौन रिप्रेजेंट करेगा, या H+ सबसे पहले जल्दी इजीली रिमूव कौन करेगा, वो करेगा HI। तो अम्ल सामर्थ्य का क्रम क्या हो जाएगा आपका, देखिए HI आपका HBr, आपका HCl, और फिर HF। यानी जो जलीय विलयन में आपकी अम्ल सामर्थ्य का जो बढ़ता हुआ क्रम है, या H+ देने का बढ़ता हुआ क्रम है, सबसे ज्यादा किसका होगा, H+ डिनोट आपका H+ देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, HI की होगी, फिर HBr की होगी, फिर HCl, फिर HF। तो ये अम्ल सामर्थ्य का क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। तो अपन क्या कह सकते हैं इसको, अम्ल सामर्थ्य का, अम्ल सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, ये रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कौन शो करेगा आपका, HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
उतारो। फटाफट से आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आपके 6 अनुप्रयोग कंप्लीट है किसके, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत के। ठीक है, ठीक है। देखिए आपके 6 पॉइंट क्लियर है, 6 अनुप्रयोग क्लियर है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत के। आपका नेक्स्ट लास्ट 7वां अनुप्रयोग बच रहा है। 7वां अनुप्रयोग क्या है, देखिए अपन किसी भी अम्ल की कठोरता और सॉफ्टता, यानी कौन सा कंपाउंड आपका कठोर अम्ल होगा या कठोर क्षार होगा, उसकी भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, किसी अम्ल या क्षार की, 7वां पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, 7वां अनुप्रयोग क्या हो जाएगा, किसी अम्ल अथवा क्षार की कठोरता या मृदुता, यानी हार्डनेस और सॉफ्टनेस का, मृदुता का अनुमान, यानी कौन कठोर होगा कौन सॉफ्ट होगा, यानी उसकी हार्डनेस, अपन कठोरता को और सॉफ्टता को पहचान कर सकते हैं किसके अनुसार, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत के अनुसार, कि कौन सा कंपाउंड आपका कठोर होगा और कौन सा कंपाउंड आपका सॉफ्ट होगा। इसको अपन एक रिएक्शन से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपाउंड, जैसे आपका कोई कंपाउंड है BH और इसके ऊपर चार्ज है आपके पॉजिटिव, BH है, इसमें B परमाणु H के साथ जुड़ा हुआ है, B कोई आपका यौगिक है। ठीक है, साथ में आपका ये है, एक रिएक्शन बता रहा हूं, इससे अपन इस चीज को समझेंगे। ठीक है, मान लो आपका प्रोडक्ट बन रहा है CH3 HgB पॉजिटिव, ठीक है, और आपका H+। इसका नेचर आपको पता है, ये है आपका मृदु अम्ल। क्या है ये, मृदु अम्ल। अपने को जो B कंपाउंड है इसकी कठोरता या मृदुता के बारे में अनुमान लगाना है कि जो आपका B कंपाउंड है ये क्या होगा, ये कठोर होगा या मृदु होगा। ठीक है, तो देखिए ये मान लो रिएक्शन दोनों साइड में कंप्लीट हो रही है, अग्र दिशा में भी संपन्न हो रही है और पश्चिम दिशा में भी संपन्न हो रही है। ठीक है, तो देखो, और ये है आपका H+ का, पता ही आपको क्या होता है, ये हार्ड एसिड, और ये क्या है आपका सॉफ्ट एसिड। ठीक है, मृदु अम्ल क्या है, ये सॉफ्ट एसिड। क्लियर। तो देखो अपन कैसे अनुमान लगाएंगे, अपने को इस B कंपाउंड का अनुमान लगाना है कि आपका जो B है वो हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। ठीक है, तो देखो इसकी हार्डता और सॉफ्टता का एनालिसिस अपन इजीली कर सकते हैं। देखो B ने रिएक्शंस की किससे, सॉफ्ट एसिड से रिएक्शंस की, और आपका B कंपाउंड आपके मृदु अम्ल से जुड़ गया और इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लिया। तो इस टेंडेंसी में अपने को ये पता चल रहा है कि B आपका जो B कंपाउंड है वो इससे जुड़ रहा है, यानी मृदु अम्ल से जुड़ रहा है। तो अपने को यह पता चल रहा है कि इसकी जो सॉफ्टता है, जो B की टेंडेंसी है वो मृदु अम्ल की होगी। क्यों? क्योंकि ये मृदु अम्ल से जुड़ रहा है, तो ये आपका होगा क्या, मृदु क्षार। क्या होगा, मृदु क्षार। वापस से बता रहा हूं, देखिए वापस से देखिए, B क्या है, यदि आपका B मृदु क्षार बताया मैंने अभी, ये मृदु अम्ल है। अब मृदु अम्ल है ये, तो B आपका इस मृदु अम्ल से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये
कंपाउंड बना आपका और साथ में क्या निकल रहा है H पॉजिटिव। तो मृदु अम्ल से जुड़ने को प्राथमिकता दे रहा है कौन, बी कंपाउंड। तो बी का नेचर क्या हो जाएगा आपका मृदु क्षार का, क्योंकि अम्ल से तो जुड़ ही रहा है, ठीक है, मृदु क्षार है आपका। यदि आपकी रिएक्शन अग्र दिशा में संपन्न हो रही है, यदि आपकी रिएक्शन दाईं तरफ संपन्न हो रही है तो आपका बी कंपाउंड क्या होगा, मृदु क्षार होगा। क्लियर। अब देखो यदि आपकी जो रिएक्शंस है, ये जो रिएक्शंस है अगर मान लो पश्चिम दिशा में संपन्न हो रही है, मान लो बाईं तरफ संपन्न हो रही है, वापस बैकवर्ड में आ रही है, पश्चिम दिशा में यूं आ रही है, तो आपका जो बी कंपाउंड है वो क्या होगा, वो होगा कठोर क्षार। क्यों, देखिए तब क्या होगा, ये कठोर क्षार। इस साइड तो अग्र दिशा में, इस साइड रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है, तो आपका बी का नेचर कैसा आया, मृदु क्षार का। क्यों आया, क्योंकि मृदु अम्ल से रिएक्शंस की, मृदु अम्ल से रिएक्शंस करने को प्राथमिकता ज्यादा दे रहा है कौन, बी कंपाउंड। तो ये मृदु अम्ल से आके जुड़ा, तो HCl भी क्या कहता है कि हमेशा प्रोडक्ट बनेगा वो सेम नेचर का होगा। तो मृदु अम्ल के पास जुड़ने वाला बी कंपाउंड भी अपने को तो पता है नहीं वैसे भी कि बी का नेचर कैसा है, अपन तो रिएक्शंस के आधार पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो बी जैसे ही इससे जुड़ा तो अपने को पता चल गया कि मृदु अम्ल से, इसका पता था हमें कि ये मृदु अम्ल है, मृदु अम्ल से रिएक्शन करवाई अपन ने। अगर रिएक्शन हो रही है तो आपको पता चल जाएगा कि जो बी का नेचर होगा वो क्या होगा, मृदु अम्ल का होगा। आई बात समझ में। तो ये क्या कर रहा है, बी इससे रिएक्शंस कर रहा है, तो मतलब ये बी का नेचर कैसा है, बी आपका मृदु क्षार है, मृदु क्षार है। क्लियर। अब मान लो ये कह रहा हूं कि रिएक्शन पश्चिम दिशा में संपन्न हो रही है, यानी पीछे को आ रही है, आपकी बाईं ओर कंप्लीट हो रही है, तो आपका बी का नेचर कैसा हो जाएगा, बी का नेचर हो जाएगा कठोर क्षार का, हार्ड बेस हो जाएगा। क्यों, देखिए ये दोनों क्या बने हुए थे, अभी यहाँ पे अपन को देखने में पता चला कि मृदु अम्ल और मृदु, इस कंपाउंड का अपने को पता नहीं है, माना जैसे अभी यहाँ पे इसका पता नहीं था अपने को, वैसे मान लिया अपन को इसका पता नहीं है, अब बी का अपने को पता करना है। तो बी कंपाउंड आपका H से रिएक्शंस कर रहा है, H पॉजिटिव से रिएक्शंस कर रहा है, तो BH पॉजिटिव बन रहा है आपका। तो इसका नेचर पता है, ये हार्ड एसिड है, तो यहाँ पे हार्ड एसिड के पास आके आपका बी जुड़ रहा है, तो सेम के पास ही तो जुड़ेगा, तो सेम के पास जुड़ेगा तो बी भी क्या हो जाएगा आपका, हार्ड बेस हो जाएगा। आई बात समझ में। यानी पश्चिम दिशा में रिएक्शन संपन्न हो रही है और बी एच के साथ जुड़ रहा है, तो उसका नेचर क्या होगा, कठोर क्षार का होगा। यदि आपकी रिएक्शन अग्र दिशा में संपन्न हो रही है और मृदु अम्ल के साथ आपका बी जुड़ रहा है, तो उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर मृदु क्षार का होगा। आई बात समझ में। तो अपन किसी भी अम्ल अथवा क्षार की कठोरता का अनुमान हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत से इजीली लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पश्चिम दिशा में संपन्न हुई, हार्ड आपका एसिड था, हार्ड एसिड से बी ने संयोग किया और कंपाउंड बना, तो बी का नेचर भी क्या हो गया, हार्ड हो गया, क्योंकि हार्ड को प्राथमिकता देता है और सॉफ्ट को प्राथमिकता देता है। समझ में आ गया होगा। क्लियर, ठीक है। ये आपके अनुप्रयोग कंप्लीट है, किसके, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत के। अपन ने 7 अनुप्रयोग पढ़े हैं। आपके 7 अनुप्रयोगों से, इन 7 अनुप्रयोगों से एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाँ HCl सिद्धांत के प्रमुख अनुप्रयोगों को समझाइए। और इसके अलावा जो आपके छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपके HCl सिद्धांत के अनुप्रयोगों से बहुत ज्यादा बनते हैं, हर पॉइंट से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अपन ने अनुप्रयोग तो सारे देख लिए, अब अनुप्रयोगों के बाद में अपन बात करेंगे इस सिद्धांत की कमियां क्या है, ठीक है। कई बार कमियों से भी क्वेश्चन पूछता है कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत की 3 कमियों की व्याख्या कीजिए, या 3 कमियां बताइए, कौन सी कमियां हैं उनको बताइए, ठीक है। तो आगे आपका पॉइंट है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत की कमियां, ठीक है। तो देखो क्या क्या कमियां थी, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत की कमी है, लिमिटेशन ऑफ HCl थ्योरी। क्लियर,
ठीक है, क्लियर है लिमिटेशन ऑफ HSAB थ्योरी। तो देखिए कमी क्या है इस सिद्धांत की। इस सिद्धांत को अपन ने खूब ढंग से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, खूब अच्छाइयाँ पढ़ी। अब कमियां क्या है, तो देखिए सबसे पहले और सबसे बड़ी कमी यह है इस सिद्धांत की कि यह सिद्धांत हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का कोई मात्रात्मक पैमाना प्रस्तुत नहीं करता। यानी कोई मात्रात्मक, जो आपके हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की मात्रात्मक वैल्यूज है उनके बारे में ये सिद्धांत नहीं बताता है। सबसे बड़ी कमी इस सिद्धांत की यह है। ठीक है, आई बात समझ में। तो कोई मात्रा, कहने का मतलब यह है जो मात्रात्मक वैल्यूज होती है उन वैल्यूज को यह सिद्धांत नहीं बताता। अतः अपन क्या कह सकते हैं कि यह सिद्धांत हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का कोई मात्रात्मक पैमाना निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन ये है। दूसरी कमी यह है कि जब भी किसी रिएक्शंस को समझोगे आप, जब भी किसी अभिक्रिया को समझोगे तो उससे पहले उस अभिक्रिया को उसके अम्ल क्षार की इकाइयों में बांटना आवश्यक है। और ये चीज तभी ज्यादा संभव है, तभी आपको ये चीज पता चलेगी जब आपको हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का क्लासिफिकेशन याद होगा या उस रिएक्शंस के बारे में पता होगा। यानी किसी रिएक्शंस का अपने को पता तभी, वापस से बता रहा हूँ, किसी रिएक्शंस के बारे में अपन आइडेंटिफिकेशन तभी कर सकते हैं जब उसकी मात्रा, अपन को हार्ड सॉफ्ट एसिड की इकाइयाँ पता हो। तो कुल मिला के रिएक्शंस याद होना जरूरी है। तो सबसे बड़ी कमी दूसरी इसकी ये है। ठीक है, क्लियर। तीसरी कमी ये है इस सिद्धांत की, वो है कि कई रिएक्शंस, ये सिद्धांत ये कहता है कि जो हार्डता और कठोरता है अम्ल सामर्थ्य पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी ज्ञात है जिनकी जो हार्डता, कठोरता और मृदुता उनकी अम्ल सामर्थ्य पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, 3 कमियां पता चल गई हैं आपको। देखिए फोर्थ कमी है वो इस सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत क्या है। देखिए एक रिएक्शन मैं बता रहा हूं, वो रिएक्शन आपकी CH3 पॉजिटिव और ये रिएक्शन कर रहा है H2O से और बना रहा है CH4 और H पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो ये किस में टूटेगा, आपका H नेगेटिव में और H पॉजिटिव में, H2 जो गैस है। ठीक है, तो देखिए इस सिद्धांत की फोर्थ कमी ये है, आपकी चौथी कमी है ये सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार ये जो आपकी विक्रिया है ये कंप्लीट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका सॉफ्ट एसिड और ये क्या है आपका H सॉफ्ट बेस और ये क्या है आपका हार्ड एसिड। तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार यह रिएक्शन कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन यह अभिक्रिया कंप्लीट होती नहीं है। ऐसी रिएक्शंस मौजूद ही नहीं है जिसके द्वारा मीथेन का इस प्रकार से फॉर्मेशन किया जा सके। ठीक है, तो ये रिएक्शंस होती ही नहीं है, जबकि इसके अनुसार ये रिएक्शंस कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये भी इसका सबसे बड़ा अपवाद है, क्योंकि इस रिएक्शंस में एंट्रोपी परिवर्तन बहुत ज़्यादा अधिक चेंजेस होते हैं एंट्रोपी में, तो ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जबकि ये सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार तो सॉफ्ट को प्राथमिकता देता है और बनने वाला कंपाउंड क्या होना चाहिए, ये किससे मिलकर बन गया आपका सॉफ्ट, ये तो हो गया आपका। अगर इसकी बात करें तो CH3 पॉजिटिव और आपका H नेगेटिव था, तो ये तो क्या था आपका सॉफ्ट एसिड और ये था आपका सॉफ्ट बेस। तो ये क्या होना चाहिए था, स्टेबल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन ये रिएक्शंस पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू HSAB सिद्धांत के अनुसार होनी चाहिए थी, बट ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है।
जो इस थ्योरी का सबसे बड़ा एग्जेप्शन है। तो आपको 4 लिमिटेशन बताई, चारों पता चल गई होगी कि क्या क्या हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत की कमियां थी। क्लियर है यहाँ तक? चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इससे आगे ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपन देखेंगे। हो गया? देखिए अब आगे, इससे आगे जो आपकी नेक्स्ट पॉइंट बचा है वो है सिम्बायोसिस का, या सिम्बायोसिस या सहजीवन क्या होता है। सिम्बायोसिस पर आपसे संक्षिप्त में टिप्पणी पूछता है एग्जामिनर, तो सिम्बायोसिस के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? क्लियर? ठीक है भाई, ओके भाई।